नमस्कार, आप देख रहे हैं होमबिल टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार शुरू हो गई है। बैठक में पुनरीक्षक बजट को लेकर अहम चर्चा चल रही है। नगर आयुक्त, महापौर प्रसाद और निगम के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद है और सूत्र के मुताबिक नगर निगम के मूल बजट में कई करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की जाने पर आज मुहर लग सकती है। नए प्रस्ताव और विकास कार्यों की फंडिंग को ध्यान में रखते हुए बजट में संशोधन लाया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुलंदशहर से बड़ी खबर। कोतवाली देहात पुलिस ने लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 5 सतीर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,51,000 रुपये नकद, करीब 12 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण, साथ ही 2 तमंचे और कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। बलजीत के खिलाफ 7 मुकदमे, जबकि चेतन, महेंद्र, सीताराम और सोनू, इन सभी पर 3-3 मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक इन सतीर चोरों ने 30 अक्टूबर को कोतवाली देहात क्षेत्र की यमुनापुरम कॉलोनी में बंद पड़े मकान में चोरी का वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही कुंडवाल बनारस में भी चोरी की घटना को इन्होंने ही अंजाम देने की बात का कबूल की है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग पहले बंद पड़े मकानों की रेकी करता था और फिर चोरी को अंजाम देता था। कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा एक सातिर चोरों के गिरोह का एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश किया है। इसके द्वारा विगत दिनों बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में यमुना नगर के पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना की गई थी। इस क्रम में गिरोह का 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से नगद जो है 3,51,000 रुपये, 12 लाख के जो है आभूषण, इसके अलावा 1 लोहे की सरिया, 2 आधार कार्ड और इनके पास से अवैध तमंचे और चाकू बरामद हुए हैं। यह गिरोह जो है आमतौर पे शहरों के जो है पास कॉलोनियों के दिन में रेकी करता है और जहां मकान बंद रहते हैं उसका ताला तोड़कर चोरी की घटना अंजाम देते हैं। इसके अलावा कुर्नूल बनारस में भी एक घर में घुसकर जो है चोरी की घटना कारित की गई थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान और महाराष्ट्र में भी चोरी की घटनाएं कारित की हैं और इसमें जेल जा चुके हैं। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। बैरिया थाना क्षेत्र में बकुलाहा स्टेशन के पास एक युवती की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही एसपी ओमवीर सिंह मौके पर पहुंचे और एफएसएल, फोरेंसिक और सर्विलांस टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत व हत्या की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेगी। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके कारण वह काफ़ी हद तक सड़ चुका है और पुलिस महिला की पहचान कराए जाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है।
सर आज आप बैरिया थाना क्षेत्र में आए हैं, यहाँ एक शव मिला है, क्या मामला है? सुबह 8 बजे थाना बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो बकुला गांव पड़ता है एक यहाँ पे, इसके पास रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव मिला है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी और हमारी फील्ड यूनिट इत्यादि टीमें यहाँ पे आई हैं और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है देखने से फील्ड यूनिट वाले ही बता रहे हैं, क्योंकि झाड़ियों में गिरा है सब बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बराबर में, शायद कुछ पार्ट उसका डिकम्पोज भी हुआ है। 1-2 दिन पुराना लग रहा है प्रथम दृष्टया, अभी तक पहचान नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेके इसका पीएम कराया जाएगा नियम अनुसार, और जो भी उस अग्रेतर कार्रवाई होगी पीएम के अनुसार की जाएगी, और बाकी इसका शिनाख्त का प्रयास भी किया जा रहा है। शिनाख्त होने पर और स्थिति स्पष्ट होगी। भोपाल से बड़ी राजनीतिक खबर। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गो संवर्धन संकल्प 2025 और आगामी राष्ट्रव्यापी गो संवर्धन अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उमा भारती ने संगठन और सरकार द्वारा बनाई गई गो संवर्धन नीति की सराहना की और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उनका कहना था कि गौ पालन को बढ़ावा देने से न केवल सांस्कृतिक संरक्षण होगा बल्कि किसानों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि उमा भारती के कई सुझावों पर सरकार पहले से काम कर रही है और शेष प्रस्तावों को भी प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि संगठन और सरकार दोनों उमा भारती के विचारों से सहमत है और उनकी पहल को लेकर संगठन में सकारात्मक माहौल है, और इससे पहले उमा भारती मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी है और गौ संवर्धन अभियान पर चर्चा कर चुकी है। तारीख को विराट गौ संवर्धन सभा हुई, मध्य प्रदेश के किसान एकत्रित हुए और उनने सरकार के सुर में सुर मिलाया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इसमें भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। इसलिए संगठन अपना सहयोग दे, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले और समाज उन निर्णयों में गाइड भी करे और साथ में सहयोग भी करे। एक समन्वय बनाने के लिए ही आज मैं अपने भाई और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को मिलने के लिए आई और उनको मैंने वो मांगें दी हैं जो किसानों ने पारित की थी और वो सब पे सहमत ही नहीं है बल्कि वो अनुपालन कर रहे हैं, अपने जिलों में भी उनका प्रयोग हो रहा है। बस मुझे यही कहना था, मैं इसी के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा लगा, आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने अध्यक्ष जी से मिलना, पूरी नई टीम से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सालों बाद आज आने का बाद कितना अलग माहौल? मैं कितने सालों बाद नहीं, मैं एक बार और आई थी प्रदेश कार्य समिति में, मैं आई थी। क्या क्या मांगे रखी हैं? अरे बता देंगे हम आपको। और कोई बात आप कहिए कि बता दीजिए कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है और उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार अमल करेगी। ये सरकार हम गौ पालन को बढ़ावा दे, किसान को प्रेरित करे, गौ माता की सेवा करे और गौ पालन का आर्थिक पक्ष भी किसानों का मजबूत हो, किसान उसे पाले
और हम जो हमारे गौशाला है उसके साथ ही साथ किसान भी प्रेरित हो और वो भी इस तरफ आगे बढ़े, उसके लिए जो आदरणीय उमा जी ने हमको सुझाव दिए उस पर हम सब मिलकर अमल भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। शीर्ष माओवादी नेता मदवी हिदमा के मरे जाने के एक दिन बाद राम पचो देवराम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक और मुठभेड़ हुई है। इसमें कम से कम 6 माओवादी मारा गए हैं और इंटेलिजेंस एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने बताया कि माओवादी लगातार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। लड्डा ने यह भी बताया कि पुलिस ने हाल ही में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियां का दावा है कि हिदमा के खत्मे और लगातार दबाव की वजह से माओवादी अब राज्य में घुसकर शहरी इलाकों में छापकर दोबारा संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पूरा अभियान राज्य खुफिया विभाग और कई जिलों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे माओवादियों की आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर और दक्षिण बस्तर में संगठनात्मक संरचना बेहद कमजोर हुई है। And particularly from battalions, few cadres, including the leaders, are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered, along with 4 of his gunmen. In that, we have recovered few arms and ammunition, particularly AK-47 2, pistol 1, revolver 1, single bore weapon 1, and other materials along with kit bags and all. The body is being shifted. The postmortem will be done as per the due process, and necessary action will be taken after that. In continuation to that, because we were keeping a close watch in other districts, Vijayawada, NTR districts, Krishna districts, Kakinada, Eluru and few other places, we have arrested 31 people. Out of 31, 9 of them are security guard of Central Committee member Devji. Then remaining are from Battalion and South Bastar Zonal Committee. So all they were trying to take shelter and revive the movement in Andhra Pradesh. So on keeping a continuous watch on that, and we have waited for the right opportunity, and today that entire action is being taken. It is also reported that few Maoists have run away from the encounter place. The combing operation is still going on. Hopefully,
we should be able to arrest them shortly. Thank you. Morning 6:30 to 7 o'clock, we got the information that the exchange of fire has happened between 6:30 and 7 o'clock. And in this operation, while the parties were in combing and they continued the search, subsequently they were able to recover 6 bodies. And from the 6 bodies in this, 4 are male and 2 are female. 2 important Maoist cadres were also neutralized in this exchange of fire. From the site of exchange of fire, we were also able to recover weapons from the Maoist, those who died. And along with the weapons, we were able to recover explosive items from the scene of exchange of fire, along with their kit bags and other logistics. The operation is still continuing as the input is of the larger formation moving in these areas. It is also important to note that this is the area where Maoist Party has previously operated in the month of June, and they continuously looking forward to identify shelter places in the Andhra Pradesh surroundings, especially towards the border areas of Orissa and Chhattisgarh. So as the police forces are alert, we are constantly getting a support from the local population, and then as and when we are getting a credible information and intelligence, we are operating. Just like the previous occasion, this occasion also has been a success to the tribal community here, who has been able to identify their self-interest lies in the development. Thank you. पुलिस का कहना है कि हालिया कार्रवाई में गिरफ्तार हुए माओवादी कई वरिष्ठ नेताओं से सीधे जुड़े थे और पुलिस सूत्र के मुताबिक हिडमा के खत्मे के बाद माओवादी लगातार दबाव में थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और पश्चिम बस्तर से भागकर वे आंध्र प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। राज्य में आने के बाद इन माओवादियों ने शहरी क्षेत्रों में अस्थायी ठिकाने बनाए और उद्देश्य था संगठन को दोबारा खड़ा करना, कमांड संरचनाओं को पुनर्जीवित करना और भविष्य के अभियानों की योजना बनाना। पुलिस के अनुसार हालिया गिरफ्तारियों में वरिष्ठ नेता, राशन और आपूर्तिकर्ता, संचार कार्यकर्ता, सशस्त्र प्लाटून के सदस्य और सीपीआई माओवादी से जुड़े हुए कई सक्रिय कैडर शामिल है और इनमें से कई भी सीधी कड़ी केंद्रीय समिति सदस्य माधवी हिडमा से जुड़ी थी और एजेंसियों के अनुसार यह पूरा अभियान सटीक, मौन और अत्यंत समन्वित और इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, जिसका नेतृत्व डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता, एडीजी इंटेलिजेंस महेश कुमार और लड्डा और एसआईबी प्रमुख पीएचडी रामकृष्ण ने किया। यह संयुक्त अभियान विजयवाड़ा सिटी पुलिस और कृष्ण एलुरु, काकी नडा और कोनासीमा जिले की पुलिस के सहयोग से चलाया गया और पिछले वर्ष की पुलिस को कई बड़ी सफलता मिली थी। मई 2025 में एएसआर जिले में काकुरी, पंडना और जगन का खत्मा और जून 2025 में देवापत्तनम में केंद्रीय समिति सदस्य गजरला, रवि, उदय और अरुण की हत्या, उदय, जगन, अरुणा और हिडमा जैसे बड़े नेताओं के खत्मे के साथ 50 कैडर की गिरफ्तारी में माओवादी संगठन को एओबी और दक्षिण बस्तर में लगभग चरमरा दिया है। సో ఫార్ టెంటేటివ్ గా ఒకరు ఐడెంటిఫై అయ్యారు చెప్తున్నారు వాళ్ళు, మెటూరి జొగ్గరా అలియాస్ టేక్ శంకర్. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? వి ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దెమ్. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓవర్. भोपाल से बड़ी खबर,
मध्य प्रदेश शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज क्षेत्रीय शिक्षा संगठन भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का भव्य शुभारंभ किया। देश भर से आए प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान और समाज से जुड़े विविध विषयों पर अपने अपने आधुनिक और नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने सभी मॉडल्स का गहन अवलोकन किया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार और कृष्ण घोर भी मौजूद रही। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में रखे प्रोजेक्ट्स की सराहना की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत का भविष्य इन उभरते युवा वैज्ञानिकों के हाथों में है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रयोगात्मक शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल संरक्षण, कृषि, नवाचार और स्वास्थ्य तकनीकी जैसे विषयों पर आधारित मॉडल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों के सम्मान के साथ हुआ। यह आयोजन एक बार फिर साबित करता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा और नवाचार में एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में है और मजबूत कदम बढ़ा रहा है। हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है। हमें गर्व है वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है। जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था
और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया, जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है। उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, ये भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हम भारत।